माइक्रोप्रोसेसर और माइक्रोकंट्रोलर प्रोफेसर संतनु चट्टोपाध्याय, ईएनईसी इंजीनियरिंग विभाग, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी खड़गपुर, व्याख्यान 63 8086 8086 का इंस्ट्रक्शन सेट। 8086 छह प्रकार के इंस्ट्रक्शंस का समर्थन करता है। अन्य प्रोसेसर की तरह जो हमने देखे है, यह अच्छी संख्या में इंस्ट्रक्शन प्रकारों का समर्थन करता है। उन्हें डेटा ट्रांसफर इंस्ट्रक्शंस, अरिथमेटिक इंस्ट्रक्शंस, लॉजिकल इंस्ट्रक्शंस, स्ट्रिंग मैनिपुलेशन इंस्ट्रक्शंस, प्रोसेस कंट्रोल इंस्ट्रक्शंस और कंट्रोल ट्रांसफर इंस्ट्रक्शंस में वर्गीकृत किया जा सकता है। उनमें से कुछ हमारे लिए सामान्य है, कुछ इंस्ट्रक्शंस को हम अच्छी तरह जानते हैं, जैसे डेटा ट्रांसफर, अरिथमेटिक, लॉजिकल इंस्ट्रक्शंस वगैरह, जबकि स्ट्रिंग मैनिपुलेशन इंस्ट्रक्शंस और यह प्रोसेस कंट्रोल इंस्ट्रक्शंस हमारे लिए नए हैं। कुछ कंट्रोल ट्रांसफर इंस्ट्रक्शंस, विभिन्न प्रकार के ब्रांचेस, कॉल वगैरह वे प्रोसेसर विशिष्ट है, तो हम उन्हें देखेंगे। पहली श्रेणी में हमारे पास डेटा ट्रांसफर इंस्ट्रक्शंस है। इन इंस्ट्रक्शंस का उपयोग रजिस्टर्स, मेमोरी लोकेशंस और IO पोर्ट में डेटा या एड्रेस स्थानांतरित करने के लिए किया जाता है। इन इंस्ट्रक्शंस में दो ऑपरेंड, एक सोर्स ऑपरेंड और एक डेस्टिनेशन ऑपरेंड शामिल होते हैं और ऑपरेंड एक ही प्रकार के होते हैं। 8086 के मामले में सोर्स एक रजिस्टर या मेमोरी लोकेशन या इमीडिएट डेटा हो सकता है और डेस्टिनेशन एक रजिस्टर या मेमोरी लोकेशन हो सकता है। स्वाभाविक रूप से डेस्टिनेशन इमीडिएट डेटा नहीं हो सकता। एक और प्रतिबंध है, जैसे आपके पास सोर्स और डेस्टिनेशन दोनों मेमोरी के रूप में नहीं हो सकते, इसलिए आपके पास MOV BX SI जैसे इंस्ट्रक्शन नहीं हो सकते। इस इंस्ट्रक्शन का मतलब है मेमोरी लोकेशन BX को मेमोरी लोकेशन SI की सामग्री मिलती है, तो यह संभव नहीं है, यह अनुमति नहीं है। इसलिए मेरे पास सोर्स एक रजिस्टर के रूप में और डेस्टिनेशन मेमोरी के रूप में हो सकता है, यह एक संभावना है, या मेरे पास सोर्स एक मेमोरी के रूप में और डेस्टिनेशन एक रजिस्टर के रूप में हो सकता है, या मेरे पास सोर्स एक इमीडिएट डेटा के रूप में और डेस्टिनेशन एक रजिस्टर या मेमोरी के रूप में हो सकता है, तो यह संभव हो सकता है। लेकिन मेरे पास सोर्स एक मेमोरी के रूप में और डेस्टिनेशन एक मेमोरी के रूप में नहीं हो सकता है, यह संभव नहीं है। इसलिए आप दोनों को मेमोरी के रूप में नहीं रख सकते और निश्चित रूप से आकार मायने रखता है, तो आकार समान होना चाहिए। आकार या तो 1 बाइट या 1 वर्ड होना चाहिए। यह स्पष्ट है कि एक 8 बिट डेटा को केवल 8 बिट रजिस्टर या मेमोरी में स्थानांतरित किया जा सकता है और 16 बिट डेटा को 16 बिट रजिस्टर या मेमोरी में स्थानांतरित किया जा सकता है। यदि आप विभिन्न श्रेणियों के डेटा ट्रांसफर इंस्ट्रक्शंस को देखते हैं, तो पहली श्रेणी में हमारे पास MOV रजिस्टर 2 मेमोरी है। यहाँ पहला ऑपरेंड रजिस्टर है, दूसरा ऑपरेंड मेमोरी है, या दूसरा ऑपरेंड रजिस्टर या मेमोरी हो सकता है, जैसे MOV रजिस्टर 2 रजिस्टर 1 में रजिस्टर 2 को रजिस्टर 1 की सामग्री मिलती है। MOV मेमोरी रजिस्टर 1 में मेमोरी को रजिस्टर 1 की सामग्री मिलती है। MOV रजिस्टर 2 मेमोरी में मेमोरी की सामग्री रजिस्टर 2 में मिलती है। जैसा कि मैं बता रहा था कि MOV मेमोरी मेमोरी जैसी कोई इंस्ट्रक्शन नहीं है, इसलिए हमारे पास मेमोरी के रूप में दोनों ऑपरेंड नहीं हो सकते हैं। हमारे पास MOV रजिस्टर मेमोरी डेटा हो सकता है, इसलिए यह इमीडिएट मोड है, तो आप कुछ इमीडिएट डेटा को रजिस्टर या मेमोरी लोकेशन में स्थानांतरित कर सकते हैं। तो उस श्रेणी में आप डेटा को रजिस्टर या मेमोरी में स्थानांतरित कर सकते हैं। एक और इंस्ट्रक्शन है जो 8085 प्रकार के प्रोसेसर में नहीं है, जो कि एक्सचेंज है। तो यह दो रजिस्टर्स या एक मेमोरी लोकेशन और एक रजिस्टर की सामग्री को एक्सचेंज करेगा। तो यह एक्सचेंज रजिस्टर 2 रजिस्टर 1 उन दो रजिस्टर्स की सामग्री एक्सचेंज हो जाएगी, या हमारे पास यह एक्सचेंज मेमोरी रजिस्टर 1 हो सकता है। तो इस मेमोरी लोकेशन की सामग्री रजिस्टर 1 के साथ एक्सचेंज हो जाएगी। इस तरह से हमारे पास यह एक्सचेंज इंस्ट्रक्शन हो सकता है। अब चूंकि इस तरह के एक्सचेंज इंस्ट्रक्शन होने का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि यह एक्सचेंज पहले इस रजिस्टर 2 को कुछ अस्थायी रजिस्टर में ले जाने के बराबर है और फिर हम इस रजिस्टर 1 को रजिस्टर 2 में भेज सकते हैं और फिर अंत में इस अस्थायी मूल्य को रजिस्टर 1 में
ले जाया जा सकता है। इस तरह इस रजिस्टर 1 और रजिस्टर 2 सामग्री एक्सचेंज हो जाती है। लेकिन मुद्दा यह है कि अगर हम ऐसा करने की कोशिश कर रहे हैं तो इसका मतलब है कि इसके लिए 3 इंस्ट्रक्शंस की आवश्यकता है और यह ऑपरेटिंग सिस्टम डिजाइनरों के लिए कई मामलों में कठिनाई पैदा करता है। हमें कुछ सुविधा की आवश्यकता होती है जिसके द्वारा एक ही इंस्ट्रक्शन में हम एक मेमोरी स्थान की सामग्री को पढ़ सकते हैं और इसकी सामग्री को बदल सकते हैं। इसलिए उस प्रकार के इंस्ट्रक्शंस के लिए, उस प्रकार की सुविधाओं के लिए हमारे पास सिंगल इंस्ट्रक्शन होने की आवश्यकता है जो इन सभी चीजों को करने में सक्षम होगा। इसलिए यह एक्सचेंज इंस्ट्रक्शन उनके लिए उपयोगी हो सकता है। तो यह इस ऑपरेटिंग सिस्टम डिजाइन उद्देश्य के लिए पेश किया गया है। इसके बाद हम अन्य डेटा ट्रांसफर इंस्ट्रक्शंस जैसे पुश और पॉप इंस्ट्रक्शंस पर गौर करेंगे। इस पुश रजिस्टर 16 इंस्ट्रक्शन द्वारा 16 बिट रजिस्टर को पुश किया जा सकता है। जैसे आप पुश AX लिख सकते हैं, आपके पास पुश BX जैसे इंस्ट्रक्शंस हो सकते हैं। तो इस BX रजिस्टर सामग्री को पुश किया जाएगा। पहले इस स्टैक पॉइंटर को 2 से घटाया जाता है और फिर यह मेमोरी एड्रेस, इफेक्टिव एड्रेस, स्टैक सेगमेंट SS गुना 16 प्लस इस स्टैक पॉइंटर से बनाया जाता है। फिर हायर ऑर्डर बाइट इस MA पर जाएगा और यह लोअर ऑर्डर बाइट MAS प्लस 1 पर जाता है। इस तरह 2 क्रमिक बाइट सेट किए जाएंगे। इसी तरह आपके पास पुश मेमोरी जैसे इंस्ट्रक्शंस हो सकते हैं। तो यहाँ भी स्टैक पॉइंटर को 2 से घटाया जाता है, फिर यह मेमोरी एड्रेस बनता है और फिर इस मेमोरी लोकेशन से शुरू के 2 बाइट्स को स्टैक में धकेल दिया जाएगा। हमारे पास पुश का विपरीत पॉप इंस्ट्रक्शन है। तो यहाँ केवल एक चीज यह है कि स्टैक से सामग्री मिलने के बाद स्टैक पॉइंटर को 2 से बढ़ा दिया जाता है। तो यह रजिस्टर 16 है। यहाँ स्टैक से सामग्री इन 2 स्थानों से आ रही है और फिर स्टैक पॉइंटर को 2 से बढ़ा दिया जाएगा। और इसी तरह अगर यह पॉप मेमोरी है तो यहाँ भी वही है। इसलिए इन 2 स्टैक मेमोरी लोकेशन से सामग्री यहाँ निर्दिष्ट मेमोरी एड्रेस पर आ जाएगी और फिर स्टैक पॉइंटर को 2 से बढ़ा दिया जाएगा। इसलिए इस डेटा ट्रांसफर के लिए हमारे पास यह पुश पॉप हो सकता है। फिर अन्य इंस्ट्रक्शंस जो हमारे पास है वह इनपुट भाग है जिसके द्वारा हम कुछ पोर्ट तक पहुंच सकते हैं और आउटपुट भाग जिसके द्वारा हम कुछ आउटपुट को आउटपुट पोर्ट में स्थानांतरित कर सकते हैं। तो इन AL DL यह 16 बिट के लिए है। इसलिए जैसा कि आप जानते हैं कि हमने कहा है कि यह 16 बिट पोर्ट एड्रेस के लिए है, तो यह इनडायरेक्ट एड्रेस है। तो पोर्ट एड्रेस यह DX वैल्यू को एड्रेस बस में डाल दिया जाएगा और उस विशेष पोर्ट की सामग्री AL रजिस्टर पर आ जाएगी और इस इंस्ट्रक्शन में डेस्टिनेशन यह AX है। इसलिए इसे 16 बिट पोर्ट के रूप में लिया जाता है। इसलिए ये उम्मीद की जाती है कि एड्रेस बस में यह DX वैल्यू प्राप्त करने पर पोर्ट चयनित हो जाएगा और यह 16 बिट पोर्ट वैल्यू AX रजिस्टर पर आ जाएगा। 8 बिट पोर्ट एड्रेस को हम सीधे निर्दिष्ट कर सकते हैं। तो एड्रेस 8 यह 8 बिट इमीडिएट वैल्यू है। इसलिए हम सीधे वहां कुछ 8 बिट पोर्ट एड्रेस निर्दिष्ट कर सकते हैं। तो यह डायरेक्ट पोर्ट एक्सेस है और यह इनडायरेक्ट पोर्ट एक्सेस है। तो इन AL एड्रेस 8 में परिणाम स्वरूप उस पोर्ट से मूल्य AL रजिस्टर में आ जाएगा। इन AX एड्रेस 8 में 8 बिट पोर्ट एड्रेस डाला गया है, लेकिन पोर्ट 16 बिट पोर्ट है। तो यह 16 बिट मूल्य डेटा बस पर देता है और वह AX रजिस्टर पर आता है। इन की तरह हमें आउट इंस्ट्रक्शंस मिले हैं। तो आउट DX AL एक प्रकार के इंस्ट्रक्शंस या आउट एड्रेस 8 AL एक प्रकार का इंस्ट्रक्शन है। इस तरह से वे इन इंस्ट्रक्शंस के लिए केवल काउंटर पार्ट्स है। आगे हमें अरिथमेटिक इंस्ट्रक्शंस मिले हैं। अब तक हमने इस डेटा मूवमेंट इंस्ट्रक्शन या डेटा ट्रांसफर इंस्ट्रक्शंस को देखा था। अब हमें अरिथमेटिक इंस्ट्रक्शन मिल गया है। अरिथमेटिक इंस्ट्रक्शन में हमें पहला अनुकरणीय इंस्ट्रक्शन ऐड मिला है। इसके अलावा हमारे पास रजिस्टर 2 और रजिस्टर 1 यह 2 ऑपरेंड्स के रूप में हो सकता है और अर्थ यह है कि रजिस्टर 2 को रजिस्टर 1 प्लस रजिस्टर 2 की सामग्री मिल जाएगी।
फ्लैग्स प्रभावित होते हैं यह सीधे यहाँ निर्दिष्ट नहीं है, लेकिन स्टेटस फ्लैग पर चर्चा करते समय हमने देखा है कि इस ऑपरेशन को करने से फ्लैग्स प्रभावित हो जाएंगे। इसी तरह दूसरा ऑपरेंड मेमोरी भी हो सकता है, तो आपके पास ADD रजिस्टर 2 मेमोरी जैसे इंस्ट्रक्शन हो सकते हैं। तो रजिस्टर 2 को रजिस्टर 2 प्लस मेमोरी मिलती है, तो आपके पास रजिस्टर के रूप में कम से कम एक ऑपरेंड हो सकता है, दोनों ऑपरेंड मेमोरी नहीं हो सकते। यहाँ आपको तीसरा इंस्ट्रक्शन मिला है ADD मेमोरी रजिस्टर 1, इसलिए मेमोरी को मेमोरी की सामग्री प्लस रजिस्टर 1 मिलती है। तो मेमोरी को एक एड्रेस के रूप में निर्दिष्ट किया जा सकता है जो विभिन्न मोड में निर्दिष्ट है, जिसे हमने पहले देखा है। फिर हमें इमीडिएट एडिशन मिला है ADD रजिस्टर डेटा, जहाँ डेटा एक इमीडिएट डेटा है, तो रजिस्टर में रजिस्टर प्लस डेटा मिलेगा, या आपके पास ADD मेमोरी डेटा हो सकता है जहाँ डेटा को मेमोरी सामग्री के साथ जोड़ा जाएगा, इमीडिएट डेटा जोड़ा जाएगा और सामग्री अपडेट की गई है। फिर हमारे पास यह ADD A डेटा हो सकता है, इसलिए हम सीधे इस इमीडिएट वैल्यू AL और AX को निर्दिष्ट कर सकते है। AL के साथ यह 8 बिट डेटा जोड़ा जाएगा या AX के साथ यह 16 बिट डेटा जोड़ा जाएगा। फिर ADC है जो कि ऐड विथ कैरी इंस्ट्रक्शन है, यह ऐड के समान है लेकिन यह कैरी के साथ है, इसमें कैरी फ्लैग को भी जोड़ा जाएगा। तो इस रजिस्टर 2 को रजिस्टर 1 प्लस रजिस्टर 2 प्लस कैरी फ्लैग मिलेगा, यह ऐड के समान है लेकिन इस कैरी फ्लैग को भी समेशन प्रक्रिया में जोड़ा जाएगा। फिर सबट्रैक्ट इंस्ट्रक्शन SUB है, यह फिर से इस ऐड इंस्ट्रक्शन के समान है, लेकिन उदाहरण के लिए यह सब रजिस्टर 2 रजिस्टर 1, तो रजिस्टर 2 को रजिस्टर 1 माइनस रजिस्टर 2 मिलेगा, अन्यथा यह समान है। इसलिए हमने जो भी ऐड के लिए प्राप्त किया है वही SUB के लिए सही है और निश्चित रूप से फ्लैग सेटिंग्स अलग होगी। इसलिए ओवरफ्लो फ्लैग 0 फ्लैग को उस सामग्री के आधार पर सेट किया जाएगा जो आपको वहां मिल रही है। फिर सबट्रैक्ट विथ बोरो इंस्ट्रक्शन, ठीक वैसे ही जैसे कि हमें ऐड विथ कैरी मिला है, वैसे ही हमारे पास यह सबट्रैक्ट विथ बोरो है। तो ऑपरेशन यह है कि रजिस्टर 2 को रजिस्टर 1 माइनस रजिस्टर 2 माइनस कैरी फ्लैग भी मिलता है, तो परिणाम स्वरूप यह कैरी भी घटाया जाता है, बोरो भी घटाया जाता है। इसलिए यदि आप मल्टी बाइट एडिशन या सब्ट्रैक्शन कह रहे हैं तो यह ADC और SBB इंस्ट्रक्शन उपयोगी हो सकता है। हमने पहले देखा है कि मल्टी बाइट एडिशन के लिए यह उपयोगी हो सकता है, तो एक बाइट एडिशन से कुछ कैरी या बोरो उत्पन्न होता है और फिर जोड़ते या घटाते समय उस बाइट को अगली बाइट में लिया जाता है, तो हम इस कैरी या बोरो पर विचार कर सकते है। इस तरह से हमारे पास यह सबट्रैक्ट विथ बोरो प्रकार के इंस्ट्रक्शंस उपयोगी हो सकते हैं। फिर इंक्रीमेंट इंस्ट्रक्शन है, यह सिर्फ कुछ रजिस्टर को 1 से बढ़ाएगा, तो INC रजिस्टर 8, यह इंस्ट्रक्शन रजिस्टर 8 को 1 बिट से बढ़ाएगा। इंक्रीमेंट रजिस्टर 16, यह रजिस्टर 16 को वैल्यू 1 से बढ़ाएगा और फिर इंक्रीमेंट मेमोरी, तो यह मेमोरी लोकेशन को 1 से बढ़ाएगा। इंक्रीमेंट के ठीक विपरीत हमें डिक्रीमेंट इंस्ट्रक्शन मिला है, तो डिक्रीमेंट रजिस्टर 8, यह रजिस्टर 8 को 1 से घटाएगा। तो इस तरह आप किसी भी 8 बिट रजिस्टर को यहाँ निर्दिष्ट कर सकते हैं और फिर उस मूल्य को घटा दिया जाएगा। फिर मल्टीप्लाई इंस्ट्रक्शन, तो मल्टीप्लाई रजिस्टर्स, इसमें क्या होगा कि AX रजिस्टर को AL गुना रजिस्टर 8 की सामग्री मिलेगी। गुणन के लिए दो संख्याएं हैं जिन्हें हम गुना करना चाहते हैं, तो पहला नंबर AL रजिस्टर में होना चाहिए, दूसरी संख्या को आप कुछ रजिस्टर में रख सकते हैं और उस रजिस्टर का नाम का उल्लेख कर सकते हैं। उदाहरण के लिए आप MUL CL की तरह कह सकते हैं। तो क्या होगा, AL रजिस्टर में मेरे पास कुछ सामग्री है जिसे इस CL रजिस्टर से गुना किया जाएगा, क्योंकि दोनों 8 बिट रजिस्टर है, इसलिए परिणाम 16 बिट वैल्यू होगा। AX रजिस्टर 16 बिट को धारण करेगा, उसमें से AL लोअर ऑर्डर 8 बिट को धारण करेगा और AH हायर ऑर्डर 8 बिट को धारण करेगा।
अब यदि ऑपरेशन 16 बिट गुणन है, जैसे कि आप इंस्ट्रक्शन MUL CX कहते हैं, तो 8 बिट के बजाय यह 16 बिट गुणन है, तो यह उम्मीद की जाती है कि AX रजिस्टर दूसरे ऑपरेंड को रखता है और CX अन्य रजिस्टर ऑपरेंड है जो हमारे पास है, तो AX को CX से गुणा किया जाएगा। परिणाम स्वरूप यह गुणन 32 बिट आउटपुट उत्पन्न करेगा। इस 32 बिट आउटपुट में से DX रजिस्टर हायर ऑर्डर 16 बिट को रखेगा और AX रजिस्टर लोअर ऑर्डर 16 बिट को धारण करेगा। इस प्रकार यह गुणन इंस्ट्रक्शन होगा। फिर IMUL इंस्ट्रक्शन इंटीजर मल्टीप्लिकेशन इंस्ट्रक्शन है, तो यह गुणन ऑपरेशन समान है लेकिन यह पूर्णांकों के लिए है। इसी तरह हमें यह डिवीजन ऑपरेशन मिल गया है, तो रजिस्टर या मेमोरी के साथ डिवीजन। इस डिवीजन में AL रजिस्टर 8 द्वारा विभाजित इस AX को धारण करेगा, तो यह भागफल AL रजिस्टर में जाएगा और AH को शेष भाग मिलेगा। तो AX मॉड रजिस्टर 8, तो वह AH रजिस्टर में जाएगा। जो भी रजिस्टर निर्दिष्ट किया गया है उसका उपयोग AX रजिस्टर की सामग्री को विभाजित करने के लिए किया जाएगा और AL रजिस्टर को यह भागफल भाग मिलेगा और AH रजिस्टर शेष भाग को रखेगा। 32 बिट डिवीजन के लिए भाज्य DX और AX जोड़ी में समाहित है। DX हायर ऑर्डर 16 बिट को रखेगा और AX के पास लोअर ऑर्डर 16 बिट होगा और इसे इस रजिस्टर 16 से विभाजित किया जाएगा। यदि आप कुछ लिखते हैं जैसे DIV BX जहां यह 16 बिट डिवीजन है, तो यह क्या करेगा, तो DX AX को BX द्वारा विभाजित किया जाएगा, तो यह एक भागफल और शेष भाग का उत्पादन करेगा। तो भागफल AX रजिस्टर में जाएगा और शेष भाग DX रजिस्टर में उपलब्ध होगा। तो इस तरह यह विभाजन करता है। इसी तरह रजिस्टर्स के बजाय आपके पास यह मेमोरी ऑपरेंड भी हो सकता है, अन्यथा यह समान है, ऑपरेशन समान है। तो हमें यह अन्य डिवीजन भी मिल गया है। यह IDIV इंस्ट्रक्शन इस दूसरे डिवीजन ऑपरेशन के लिए है जो हमारे पास हो सकता है। फिर हमें कंपैरिजन इंस्ट्रक्शन मिला है, तो यह दो रजिस्टर्स की तुलना करेगा या एक मेमोरी लोकेशन के साथ एक रजिस्टर की तुलना करेगा। लेकिन आपके पास समान चीजें नहीं हो सकती है, जैसे कि आप दोनों लोकेशंस को, दोनों ऑपरेंड को मेमोरी के रूप में नहीं रख सकते हैं, यह संभव नहीं है। तो यहाँ फ्लैग्स मॉडिफाइड हो जाएंगे, जैसे कंपेयर रजिस्टर 2 रजिस्टर 1। तो यह क्या करेगा, मॉडिफाइड फ्लैग रजिस्टर 2 माइनस रजिस्टर 1 के मान पर निर्भर करेगा। यदि रजिस्टर 2 रजिस्टर 1 से अधिक है, फिर कैरी फ्लैग 0 होगा, जीरो फ्लैग 0 होगा और साइन फ्लैग भी 0 होगा। अगर रजिस्टर 2 रजिस्टर 1 से कम है तो कैरी फ्लैग 1 है, जीरो फ्लैग 0 है और साइन फ्लैग 1 है। इसलिए इसके द्वारा हम इस लेस देन कंडीशन की जांच कर सकते हैं। इस कंपैरिजन के बाद यदि आप जंप ऑन लेस या ऐसा कुछ करते हैं और अगर यह कैरी फ्लैग और साइन फ्लैग सेट किया जाता है, तो इसका मतलब होगा कि यह एक तुलना है जहां रजिस्टर 2 वास्तव में रजिस्टर 1 से कम था। समानता की स्थिति के लिए यह कैरी फ्लैग 0 है, साइन फ्लैग भी 0 है और यह जीरो फ्लैग 1 पर सेट है। इसके साथ आपके पास जंप ऑन 0 जैसे इंस्ट्रक्शन हो सकते हैं। कंपैरिजन इंस्ट्रक्शन के बाद बाकी चीजें समान है, तो आपको यह कंपैरिजन इंस्ट्रक्शन मिला है जिसमें एक ऑपरेंड मेमोरी हो सकता है। हमारे पास इमीडिएट डेटा के साथ कंपैरिजन भी हो सकता है, जैसे कंपेयर रजिस्टर 2 डेटा, जहां डेटा यह एक इमीडिएट ऑपरेंड है। तो आप यह तुलना कर सकते हैं, जैसे कि यदि रजिस्टर 2 डेटा से अधिक है तो ये फ्लैग इस तरह सेट किए जाएंगे। अगर यह डेटा से कम है तो फ्लैग सेटिंग इस तरह होगी। इस तरह हम अलग अलग फ्लैग सेटिंग्स कर सकते हैं और हमारे पास अरिथमेटिक ऑपरेशन के लिए यह कंपैरिजन इंस्ट्रक्शन हो सकता है। इमीडिएट ऑपरेंड्स में आपके पास 8 बिट डेटा हो सकता है या आपके पास 16 बिट डेटा हो सकता है। 8 बिट के लिए हमारे पास कंपेयर AL डेटा 8 जैसे इंस्ट्रक्शन हो सकते हैं। इस तरह आप 8 बिट डेटा वहां रख सकते हैं। तो यहाँ फिर से ऑपरेशन समान है, तो AL माइनस डेटा 8 किया जाएगा।
यदि AL डेटा 8 से अधिक है तो फ्लैग कुछ इस तरह सेट किए जाएंगे, अन्यथा फ्लैग अलग तरह से सेट किए जाएंगे। इसलिए यदि आप इस AX को निर्दिष्ट कर रहे हैं तो आप 16 बिट की तुलना भी कर सकते है। इस तरह यह बहुत अधिक फ्लेक्सिबल है, दोनों 8 बिट और 16 बिट तुलना संभव है। आगे हम लॉजिकल इंस्ट्रक्शंस पर गौर करेंगे। लॉजिकल इंस्ट्रक्शंस वे है जहां हम लॉजिकल ऑपरेशंस कर रहे हैं, जैसे AND, OR, XOR, टेस्टिंग या शिफ्टिंग। तो पहला AND ऑपरेशन है, तो AND A डेटा, यह AL रजिस्टर का एंडिंग कुछ डेटा 8 के साथ करेगा, जैसे 8 बिट डेटा। तो इमीडिएट मोड के तहत AL को 8 बिट डेटा के साथ AL एंडेड मिलेगा, या इमीडिएट मोड के तहत 16 बिट डेटा के लिए यह 16 बिट डेटा के साथ AL एंडेड मिलेगा। तो OR इंस्ट्रक्शन के लिए फिर से वही बात, हमारे पास यह रजिस्टर 2 या मेमोरी हो सकता है, जैसे हमारे पास यह रजिस्टर 2 और मेमोरी हो सकता है। इसलिए ये दो रजिस्टर कंटेंट ऑड होंगे और परिणाम रजिस्टर 2 में उपलब्ध होगा। आपके पास यह इमीडिएट डेटा भी हो सकता है, जैसे आप OR रजिस्टर या मेमोरी डेटा लिख सकते हैं। तो आप ऐसा कह सकते है AX कुछ 16 बिट डेटा, ताकि 16 बिट डेटा इस रजिस्टर के साथ OR होगा और परिणाम AX रजिस्टर में उपलब्ध होगा। तो इस तरह से हमारे पास 16 बिट डेटा के साथ यह OR हो सकता है, या रजिस्टर लिखने के बजाय आप इस मूल्य को AL और AX रजिस्टर में इस OR के 8 बिट ऑपरेशंस करने के लिए भी ले सकते है। इंस्ट्रक्शंस के अगले महत्वपूर्ण श्रेणी में हमारे पास स्ट्रिंग मैनिपुलेशन इंस्ट्रक्शंस है। यह एक नई इंस्ट्रक्शन श्रेणी है जो हमारे पास 8086 में है। स्ट्रिंग बाइट्स या वर्ड का कोई अनुक्रम है। इसके विपरीत जो हम एक स्ट्रिंग के बारे में जानते हैं वह एक कैरेक्टर स्ट्रिंग या उस तरह की चीजें है। इसलिए 8086 प्रोसेसर के मामले में यह नंबर्स और कैरेक्टर के बीच अंतर नहीं कर सकता है। यही कारण है कि बाइट्स या वर्ड्स के किसी भी क्रम को एक स्ट्रिंग के रूप में लिया जा सकता है। तो इस इंस्ट्रक्शन सेट में स्ट्रिंग मूवमेंट, कंपैरिजन, स्कैन, लोड और स्टोर के लिए इंस्ट्रक्शन शामिल है। तो इस तरह से ये विभिन्न स्ट्रिंग मैनिपुलेशन इंस्ट्रक्शंस 8086 प्रोसेसर में उपलब्ध है। एक REP इंस्ट्रक्शन, रिपीट इंस्ट्रक्शन प्रीफिक्स है। तो इसका उपयोग स्ट्रिंग इंस्ट्रक्शन के एग्जीक्यूशन को दोहराने के लिए किया जाता है। इसलिए यदि आप REP कहते हैं तो इंस्ट्रक्शन दोहराया जाएगा, इंस्ट्रक्शन का एग्जीक्यूशन दोहराया जाएगा। फिर स्ट्रिंग इंस्ट्रक्शंस है जो S, SB या SW के साथ समाप्त होते हैं, जैसे मूव इंस्ट्रक्शन रजिस्टर्स के बीच सामान्य मूवमेंट है, जबकि मूव्स स्ट्रिंग मूवमेंट है, और मूव्स B बाइट स्ट्रिंग मूवमेंट है, और मूव्स W वर्ड स्ट्रिंग मूवमेंट है। तो हमारे पास इस तरह के मूव्स B, मूव्स W हो सकते हैं। फिर CMPS, CMPS B, CMPS W जैसे इंस्ट्रक्शन है। SI रजिस्टर में सोर्स ऑपरेंड का ऑफसेट या इफेक्टिव एड्रेस है, और DI रजिस्टर में डेस्टिनेशन ऑपरेंड है। इसलिए हमें SI DI रजिस्टर पेयर मिला है जो सोर्स और डेस्टिनेशन एड्रेस को रखता है। इस डायरेक्शन फ्लैग की स्थिति के आधार पर SI और DI रजिस्टर ऑटोमेटिकली अपडेट हो जाते हैं। इसलिए प्रत्येक बाइट या वर्ड ट्रांसफर के बाद ये SI और DI रजिस्टर अपने आप अपडेट हो जाएंगे। इसलिए DF फ्लैग हमें डायरेक्शन बताएगा और उसके आधार पर इसे अपडेट किया जाएगा। यदि DF 0 के बराबर है तो बाइट ट्रांसफर के लिए इस SI और DI को 1 से बढ़ाया जाएगा और वर्ड ट्रांसफर के लिए 2 से बढ़ाया जाएगा। इसलिए यदि यह मूव्स B प्रकार का इंस्ट्रक्शन है तो एक ट्रांसफर के बाद SI और DI को 1 से बढ़ा दिया जाएगा। यदि यह मूव्स W प्रकार का इंस्ट्रक्शन है तो यह वृद्धि 2 से करेगा, और अगर DF 1 के बराबर है फिर बढ़ाने के बजाय वैल्यूज को घटाया जाएगा। इसलिए इस तरह हमारे पास यह स्ट्रिंग मैनिपुलेशन इंस्ट्रक्शन हो सकता है। तो यह REP रिपीट प्रीफिक्स, तो यह REP प्रीफिक्स REPZ या REPE हो सकता है। इसलिए यह रिपीट, कंपेयर, CMPS या स्कैन SCAS इंस्ट्रक्शन है जब तक ZF फ्लैग 0 के बराबर हो जाता है।
जब CX 0 के बराबर नहीं है और ZF 1 के बराबर है तो यह स्ट्रिंग इंस्ट्रक्शन को दोहराएगा और हर ट्रांसफर के बाद यह CX बिट अपडेट किया जाएगा, इसलिए CX को CX 1 में अपडेट किया जाएगा। इसलिए हम प्रीफिक्स को दोहरा सकते है। हम इस कंपेयर या स्कैन इंस्ट्रक्शंस को भी दोहरा सकते है। इस तरह REPNZ इस CMPS या इस SCAS इंस्ट्रक्शन को तब तक दोहराते रहे जब तक कि यह जीरो फ्लैग 1 के बराबर न हो जाए। इसलिए ZF 1 के बराबर होने तक यह ऑपरेशन को दोहराता रहेगा और दोनों मामलों में प्रत्येक एक्सेक्यूशन के बाद यह CX रजिस्टर वैल्यू को 1 से घटा देगा। तो मूव्स इंस्ट्रक्शन, हमें मूव्स इंस्ट्रक्शन दो प्रकार के मिले है, मूव्स B और मूव्स W। मूव्स B इंस्ट्रक्शन के लिए क्या होता है कि सोर्स भाग के लिए मेमोरी एड्रेस की गणना DS गुना 16 प्लस SI के रूप में की जाती है और डेस्टिनेशन भाग के लिए यह MAE जो कि ES गुना 16 प्लस DI है, फिर मेमोरी लोकेशन MA की सामग्री को मेमोरी लोकेशन MAE पर स्थानांतरित कर दिया जाता है। अब यदि DF 0 के बराबर है तो इस ट्रांसफर को करने के बाद DI वैल्यू को 1 से बढ़ा दिया जाता है और SI वैल्यू को 1 से घटाया जाता है, और यदि DF 1 के बराबर है तो DI और SI वैल्यूज को 1 से घटा दिया जाता है। इसी तरह यह मूव्स W इंस्ट्रक्शन है। यह मूव्स B के समान है, लेकिन इंक्रीमेंटिंग और डिक्रीमेंटिंग में यहाँ 2 बाइट्स ट्रांसफर किए जाएंगे। जैसे इस MAE को मेमोरी लोकेशन MA की सामग्री मिलेगी और मेमोरी लोकेशन MAE प्लस 1 में मेमोरी लोकेशन MA प्लस 1 की सामग्री मिलेगी और इसके बाद DI और SI वैल्यूज को 2 से घटाया या बढ़ाया जाता है। इस तरह से यह मूव्स इंस्ट्रक्शन उपयोगी हो सकता है। हमें CMPS या कंपेयर इंस्ट्रक्शन मिला है। CMPS इंस्ट्रक्शन के दो प्रकार है, CMPS B और CMPS W। CMPS B इंस्ट्रक्शन में एड्रेस की गणना मूव्स इंस्ट्रक्शन के समान है, तो यह MA और MAE वैल्यू की गणना की जाती है और फिर उन लोकेशंस की ASCII वैल्यू को कंपेयर किया जाता है। यदि मेमोरी लोकेशन MA की सामग्री मेमोरी लोकेशन MAE की सामग्री से ज्यादा है तो फ्लैग सेटिंग इस तरह होगी। यदि मेमोरी लोकेशन MA की सामग्री मेमोरी लोकेशन MAE की सामग्री से कम है तो फ्लैग सेटिंग्स इस तरह होगी। तो इस तरह आपके पास विभिन्न फ्लैग सेटिंग्स हो सकती है। बाइट ऑपरेशन के लिए इन DI वैल्यूज को 1 से अपडेट किया जाएगा और वर्ड ऑपरेशन के लिए इन्हें 2 से अपडेट किया जाएगा। DF बिट के आधार पर यह अपडेशन एडिशन हो सकता है या अपडेशन सब्ट्रैक्शन हो सकता है। यदि DF बिट 0 है तो DI और SI वैल्यूज को बढ़ाया जा सकता है और यदि DF बिट 1 है तो DI और SI वैल्यूज को घटाया जा सकता है। तो इस तरह से हम स्ट्रिंग बाइट और स्ट्रिंग वर्ड के बीच तुलना कर सकते है। फिर हमारे पास स्कैन इंस्ट्रक्शन है। स्ट्रिंग बाइट या वर्ड को एक्यूमुलेटर के साथ स्कैन करें तो SCAS B। SCAS B में केवल डेस्टिनेशन एड्रेस को लिया जाता है, तो ES:DI एड्रेस की गणना की जाती है, तो यह MAE है और फिर इसकी तुलना AL रजिस्टर से की जाएगी। तो इसकी तुलना किसी अन्य सोर्स ब्लॉक से नहीं की जाती है बल्कि AL रजिस्टर से इसकी तुलना की जाती है। मूल रूप से AL रजिस्टर में आप एक विशेष कैरेक्टर डाल सकते हैं और आप उस कैरेक्टर को एक स्ट्रिंग में स्कैन करने का प्रयास कर सकते हैं। इस तरह यह स्ट्रिंग में किसी कैरेक्टर को खोजने के लिए बहुत ही सामान्य ऑपरेशन है। इसे स्कैन B इंस्ट्रक्शंस का उपयोग करके किया जा सकता है। इसलिए यदि AL MAE से अधिक है तो यह स्टैंडर्ड कंपैरिजन की सेटिंग्स है। यदि कैरेक्टर AL के साथ मेल खाता है तो यह 0 फ्लैग समान होगा, तो आप इसकी तुलना कर सकते हैं और मैचिंग प्राप्त कर सकते हैं। और यदि DF 0 के बराबर है तो DI को इंक्रीमेंट किया जाएगा। यदि DF 1 के बराबर है तो DI को डिक्रीमेंट किया जाएगा। हमारे पास 16 बिट कंपैरिजन भी हो सकता है। तो स्कैन W SCAS W वास्तव में यहाँ AX की तुलना AL और MAE के साथ की जाएगी और फिर यदि AX MAE और MAE प्लस 1 से अधिक है तो फिर यह फ्लैग सेट हो जाएंगे। तो यह सामग्री AX माइनस MAE MAE प्लस 1 होनी चाहिए। तो इन दो वैल्यूज की तुलना की जानी चाहिए और अगर
AX इस मात्रा से अधिक है तो फ्लैग सेटिंग इस तरह होगी, अन्यथा फ्लैग सेटिंग इस तरह होगी। तो इस तरह से आपके पास यह मेमोरी ऑपरेशन यह स्ट्रिंग ऑपरेशन कंपैरिजन के लिए SCAS इंस्ट्रक्शन हो सकता है।